नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आपके अपने क्लब एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों ये मेरा अगला वीडियो हिंदी पीआरटी जो केवीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये मेरा चौथा प्रैक्टिस सेट है, तो जिसमें आज की वीडियो मैंने वन लाइनर रखा है प्रश्नों को। इसमें साहित्य, वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम तथा लिंग से संबंधित प्रश्नों को लिया है मैंने। तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, तो हिंदी की पहली कहानी किसे मानी जाती है? तो इंदुमती को मानी जाती है, जो किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित है इंदुमती। अगला पॉइंट है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी की एक पहली कहानी माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? तो किशोरी लाल जी की जो रचना है प्रणयिनी परिणय, इसको माना है। अगला पॉइंट है, लक्ष्मी नारायण लाल ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? तो लक्ष्मी नारायण लाल जी ने किसे माना है? तो 11 वर्ष का समय, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, इसे माना है लक्ष्मी नारायण लाल जी ने। अगला है पॉइंट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की पहली कहानी माना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? तो यह दुलाई वाली को माना है, जो रचना है बंग महिला, जिनका पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष, इनको माना है। आगे देखते हैं, इंदुमती कहानी मानी जाती है। तो इंदुमती कहानी टेम्पेस्ट, शेक्सपियर के नाटक की छाया मानी जाती है, जो टेम्पेस्ट है इसकी छाया मानी जाती है। अगला पॉइंट है, इंदुमती कहानी जो किशोरी लाल गोस्वामी कृत है, ये सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई थी? तो इंदुमती कहानी 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका से। अगला पॉइंट है, मार्कंडेय की कहानी है। तो मार्कंडेय जी की कहानी कौन कौन से हैं? महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाई अकेला, गुलरा के बाबा, सिमल के फूल इत्यादि। आगे देखते हैं, आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की पहली मौलिक कहानी है। तो आधुनिक खोज के अनुसार बताया जा रहा है, तो माधव सप्रेकृत एक टोकरी भर मिट्टी, इसको आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना गया है। एक टोकरी भर मिट्टी, जो माधवराव सप्रे जी की है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं। तो कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? तो राधिका रमण प्रसाद जी हैं। इसमें ऑप्शन तो है नहीं। अगला प्रश्न है, प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं। तो प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन है? भगवान दास जी हैं। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? तो हत्या नामक कहानी के लेखक जैनेन्द्र जी हैं। आगे देखते हैं, मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार हैं। तो मनोविश्लेषण कथाकार कौन है? इलाचंद जोशी जी हैं, अज्ञेय जी हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं इत्यादि। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट, सुदर्शन की कहानी है। तो सुदर्शन जी की कहानी है हार की जीत। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हार की जीत शीर्षक से कहानी लिखा है। तो हार की जीत शीर्षक से कहानी किसने लिखा है? सुदर्शन जी ने लिखा है तथा प्रेमचंद जी ने भी लिखा है। अगला पॉइंट है, हार की जीत कहानी के लेखक यशपाल जी भी हैं, इनकी भी एक रचना है। और आगे देखते हैं, कविता की नई तारीख कहानी के लेखक हैं। तो काशीनाथ सिंह जी हैं। अगला पॉइंट है, प्रवासी कहानीकार हैं। तो प्रवासी कहानीकार कौन है? तेजेंद्र शर्मा, अभिमन्यु अनंत आदि जी। आगे देखते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे नमो अंधकार सुखांत कहानी या कहानी के संग्रह के लेखक कौन है? तो दूधनाथ सिंह जी हैं। आगे देखते हैं, वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित कहानी संग्रह है। इनकी कई रचनाएं हैं, जैसे मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा इन्हें कहा जाता है। बहुत सारी रचनाएं इनकी हैं जो घुमक्कड़ शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। आगे देखते हैं, गुल की बन्नो कहानी के लेखक हैं।
तो गुल की बन्नो कहानी के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। और पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है वर्णों की, जो वर्णों से संबंधित प्रश्न है वर्णमाला से, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अगला पॉइंट है हिंदी वर्णमाला में सामान्य रूप से स्वीकृति वर्णों की संख्या है। तो स्वीकृत वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 है। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ या जिह्वा के आगे वाला भाग ऊपर उठता है उसे वे कहलाते हैं, तो वे अग्रस्वर कहलाते हैं। अग्रस्वर हैं तो अग्रस्वर कौन कौन से हैं? ई, बड़ी ई, ए, ऐ। ई, ए, ऐ अग्रस्वर हैं। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का बीच वाला भाग ऊपर उठता है वे कहलाते हैं। तो वे जो बीच वाला भाग है तो बीच से उसका उच्चारण स्थान होगा तो मध्य स्वर कहते हैं, जिन्हें केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर है, तो मध्य स्वर में केवल अ आता है। अगला पॉइंट है वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग ऊपर उठता है वे पश्च स्वर कहलाते हैं। वे पश्च स्वर कहलाते हैं। आगे देखते हैं पश्च स्वर कौन कौन से हैं। तो पश्च स्वर में आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ आते हैं। अगला पॉइंट है वे स्वर जिनके उच्चारण करते समय ओष्ठ का आकार गोल न होकर ऊपर नीचे फैल जाता है वे कहलाते हैं, तो अवृत्तिमुखी या अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। आगे देखते हैं। अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार स्वर हैं, तो अवृत्ताकार स्वर कौन से हैं? अ, आ, ई, ए, ऐ। अगला पॉइंट है ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर ओष्ठ का आकार गोल हो जाता है वे कहलाते हैं वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और देख लीजिए उसी से रिलेटेड पीछे नीचे बता भी दिया है कि वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर कौन कौन से हैं। तो उ, बड़ा उ, ओ, औ तथा आगत स्वर जिसे अ कहते हैं, जैसे डॉक्टर में लगता है अ। अगला पॉइंट है वे स्वर जिनके उच्चारण के समय मुख सबसे कम खुलता है वे क्या कहलाते हैं? तो वे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो ई, उ को संयुक्त स्वर कहते हैं। अ ई मिलके ए बनता है, अ ए मिलके ऐ बनता है, अ ओ मिलके उ बनता है, अ ओ और अ ओ मिलके बड़ा बनता है। आगे देखते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण के समय संवृत्त स्वरों के उच्चारण से थोड़ा अधिक खुलता है वे कहलाते हैं अर्ध संवृत्त स्वर। अगला पॉइंट है वे स्वर जिनके उच्चारण के समय मुख विवृत स्वर के उच्चारण से थोड़ा कम खुलता है वे अर्धविवृत स्वर कहलाते हैं। अर्ध संवृत्त स्वर हैं, तो अर्ध संवृत्त स्वर ए और ओ हैं। अगला पॉइंट है वे स्वर जिनके उच्चारण के समय मुख सर्वाधिक खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विवृत स्वर कहते हैं। आगे देखते हैं विवृत स्वर हैं, तो विवृत स्वर केवल आ है, आ को विवृत स्वर कहते हैं। अब देखिए दोस्तों संज्ञा से संबंधित प्रश्न आ गए। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के 3 भेद हैं। जातिवाचक संज्ञा नहीं 5 हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, 5 संज्ञा के भेद हैं। अगला पॉइंट है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं, रूढ़ संज्ञा, यौगिक और योग रूढ़। आगे देखते हैं जिन संज्ञा शब्दों के सार्थक खंड न किए जाएं वे क्या कहलाते हैं? जिनके सार्थक खंड न किए जाएं वे रूढ़ संज्ञा होते हैं। जैसे अपने देशज शब्द होते हैं वे सब रूढ़ शब्द हैं जो कहीं से लिए नहीं गए हैं। अगला पॉइंट है
ऐसे संज्ञा जो दो सार्थक शब्दों के से बने हों वे कहलाते हैं यौगिक। दो सार्थक शब्दों से बने होते हैं। अगला पॉइंट है, ऐसे संज्ञा शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं वे योगरूढ़ कहलाते हैं। जैसे योगरूढ़ में अधिकतर जो होते हैं शब्द वे बहुव्रीहि समास के होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखते हैं, देशों विदेशों, समाचार पत्रों, पर्वतों एवं ऐतिहासिक युद्धों, घटनाओं के नाम आते हैं तो किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों की जाति वर्ग का बोध हो वे कहलाते हैं जातिवाचक। अगला पॉइंट है, प्रशासनिक एवं राजनीतिक पदों, पशु पक्षियों, वस्तुओं, प्राकृतिक आपदाओं एवं तत्वों के नाम आते हैं तो ये जातिवाचक में आते हैं। ये तीनों पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर लोग भूल जाते हैं। अगला पॉइंट है, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा आदि का बोध हो वे कहलाते हैं भाववाचक। आगे देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, क्रिया, विशेषण एवं अव्यय शब्दों में प्रत्यय को जोड़कर निर्माण किया जाता है तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। अगला पॉइंट है, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति एवं वस्तु के समूह या समुदाय का बोध हो वह समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगला पॉइंट है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है वे द्रव्यवाचक कहलाते हैं। अगला पॉइंट है, लड़का, वकील, पर्वत, जुलाहा, वर्षा आदि यह आते हैं तो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। आगे देखते हैं, बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, मिठास, निजत्व, ममत्व, मित्रता आदि संज्ञा शब्द है तो ये सब भाववाचक हैं। मोटापा, बुढ़ापा, बचपन, मिठास ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला पॉइंट है, चांदी, गेहूं, पेट्रोल, डीजल आदि शब्द हैं तो ये सब द्रव्यवाचक हैं, जिसे मटेरियल नाउन भी कहते हैं, तो ये सब द्रव्यवाचक हैं। अगला पॉइंट है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है। अब ये देखिए दोस्तों, सर्वनाम से संबंधित प्रश्न है। हमने हर प्रकार के प्रश्नों को इंक्लूड किया है इस सेट में ताकि आपका थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का रिवाइज होता रहे। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सबका नाम कुछ भी हो, A to Z सबका नाम सर्वनाम कहलाता है जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं। अगला पॉइंट है, मैं, तू, आप, यह, वह आदि यह सब सर्वनाम है। और हिंदी में प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम कितने हैं तो 6 हैं, जिनमें पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक आते हैं। और आगे देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसके भेद हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं तो 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अगला पॉइंट है, वक्ता या लेखक जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उसे कहते हैं वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं, खुद के लिए जो प्रयुक्त होता है। अगला पॉइंट है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला वक्ता या लेखक या सुनने वाला पाठक या श्रोता उनके लिए करे तो वे कहलाते हैं मध्यम पुरुष। अगला पॉइंट है, जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वक्ता जो बोलने वाला होता है वक्ता और श्रोता जो सुनने वाला होता है उनसे न होकर किसी अन्य से हो तो वह अन्य पुरुष होता है। आगे देखते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द जो निकट यानी पास या दूर स्थित किसी वस्तु या वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करे वे कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें निश्चितता रहती है, इसे निश्चयवाचक कहते हैं। अगला पॉइंट है, ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध, जानकारी नहीं हो
वे कहलाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला पॉइंट है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त हों वे कहलाते हैं संबंधवाचक। काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है दोस्तों, आप अंत तक बने रहिए। अगला पॉइंट है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर तो आते हैं किंतु वाक्य प्रश्नवाचक बनाते हैं वे कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं। ऐसे सार्वनामिक शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। अगला पॉइंट है, वह मनुष्य नहीं देवता है। इस वाक्य में वह शब्द है तो वह निश्चयवाचक है। वह मनुष्य नहीं देवता है, इसमें इंडिकेट कर रहा है कि वह जो है वह पुरुष या देवता है कोई, तो वह निश्चित है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आ रहा है, इसमें कौन सा शब्द, यह किस प्रकार का शब्द है या सर्वनाम है? कोई। तो कोई जो है इसमें पता नहीं चल रहा है कि वो जो आ रहा है कौन है, लड़का है या लड़की है, मम्मी पापा कौन है, मतलब कुछ भी निश्चय नहीं है, इसलिए कोई आ रहा है, कोई शब्द जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। आगे है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस में जिसकी उसकी जो शब्द हैं इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें संबंध सर्वनाम है, संबंधवाचक। इसमें संबंध है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें संबंध बता रहा है कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, ये संबंध स्थापित कर रहा है। अगला पॉइंट है, कौन खेल रहा है में इस वाक्य में कौन शब्द में सर्वनाम है? तो कौन जो है यह प्रश्नवाचक है कि कौन खेल रहा है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं। मैं आप ही खा लूँगा में इस वाक्य में आप ही शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो मैं आप ही खा लूँगा इसमें निजवाचक है, मैं खुद कर लूँगा, मैं खुद खा लूँगा, मैं अपने आप ही खा लूँगा, ये खुद के लिए कह रहा है, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम और संज्ञा के मेल से जो बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द है, एक विकारी शब्द है सर्वनाम शब्द। अगला पॉइंट है, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। वाक्य में सर्वनाम बताना है, तो कोई सज्जन जो है, जो कोई है वह पता नहीं है कि कौन बुला रहा है, ये इसलिए यह अनिश्चयवाचक है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आगे देखते हैं। अब ये प्रश्न दोस्तों हमारे लिंग से संबंधित है, तो लिंग से संबंधित प्रश्नों का ये देखते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के भेद कितने हैं? तो 2 हैं, जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। अगला पॉइंट है, जिन संज्ञा शब्दों में से पुरुष जाति का बोध हो, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो वो कहलाता है पुल्लिंग शब्द। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो वह स्त्रीलिंग कहलाता है। ये तो सिंपल प्रश्न है। अगला पॉइंट है, जिन भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में आ, आओ, पा, पन, ना प्रत्यय लगा हो वे प्रायः क्या कहलाते हैं? तो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे काला, चढ़ाव, बुढ़ापा इत्यादि शब्द। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिनों के नाम, ग्रहों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए आप यहाँ से जो काफ़ी महत्वपूर्ण है अंत तक बने हैं तो आप इसको बढ़िया से देख लीजिए कि दिनों के नाम, ग्रहों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे शीशम, सागौन इत्यादि। अनाजों धातुओं एवं द्रव्य पदार्थों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, सोना, घी, पानी, लोहा, ये सब द्रव्यवाचक हैं, जिसे मटेरियल नाम कहते हैं। आगे देखते हैं। रत्नों के नाम प्रायः क्या होते हैं? ये भी रत्नों के नाम भी पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, मणिक, मोती आदि। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर के अवयवों यानी अंगों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ,
पैर, दांत, मुंह, मस्तिष्क आदि। अगला पॉइंट है जल, स्थल और भूमंडलों के नाम भी प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं। इसमें काफ़ी शब्द पुल्लिंग हैं, जो स्त्रीलिंग होंगे बहुत कम होंगे, उनको आपको ध्यान से देखना होगा। जैसे समुद्र, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल इत्यादि शब्द हैं। अगला पॉइंट है जिन शब्दों के सार्थिक जोड़े संभव हैं उनमें पुरुष बोधक संज्ञाएं होती हैं, जैसे उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। अगला पॉइंट है जिन शब्दों के अंत में आब शब्द लगा होता है वे प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे किताब, मेहराब, शराब, दुआब इत्यादि शब्द। आगे देखते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जिन संज्ञा शब्दों के अंत में त्र लगा होता है वे प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे पत्र, नेत्र, चरित्र, पात्र, मित्र इत्यादि। तो दोस्तों आज की जो मेरी प्रैक्टिस सेट है जो वन लाइनर थी, बस इतना ही है। और इसी से संबंधित मैं वन लाइनर प्रश्न कल भी लेके आऊँगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए, इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। और आपको KVS PRT के लिए जो 30 नंबर है वो तो मैं आपको कंफर्म करवा के ही रहूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने हैं तो मेरे चैनल को शेयर भी कर दीजिए, मेरा भी सपोर्ट कीजिए। और तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।